कालाधन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। कैसी लगी? आगे बीजेपी की सरकार हमेशा ये कहती नजर आई है कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें कि किसने किसको कितना चंदा दिया। पर जस्ट इसका अपोजिट हुआ और होता हुआ दिख भी रहा है कि वो इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसने देश भर में इतने अंधभक्त पैदा कर लिए हैं कि उनको जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलेगा वो उसको सत्य समझे, जो भी बीजेपी के लीडर कहेंगे उसको वो सत्य समझेंगे। आदाब दोस्तों, हमें सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने 7 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इसका द एंड कर दिया, इसके लेन देन पर रोक लगा दी। और साथ ही उन लोगों का भी शुक्रगुजार हमें होना चाहिए जिन लोगों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में जाकर के पिटीशन फाइल किया था। उसमें एक राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, CPI, और एनजीओज भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया था। एक कॉमन कॉज एनजीओ है और एक ADR एनजीओ है, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया था। इनके बिहाफ में जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट इसके फाइट कर रहे थे वो थे प्रशांत भूषण। हम लोगों को इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनके लगे रहने से 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जो एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए अब इसका लेन देन पर बैन लगा दी। 2019 में जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हो रहा था तो देश में कितना हाहाकार मचा। इसको मुसलमान के खिलाफ बता करके जनता के बीच में पेश किया गया और खूब हिंदू मुसलमान किया गया, खूब आपस में नफरत फैलाई गई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन यही 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का चर्चा संसद में हो रहा था तो आम जनता को पता तक नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। और हमारी मीडिया भी इतनी हिम्मत नहीं रखती, जो गोदी मीडिया हो चुकी है, कि वो सरकार से पूछ सके कि आखिर आम जनता को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी को किसने कितना और कब चंदा दिया। ये सीधा साधा वसूल करने का एक धंधा बन चुका था कि चंदा वसूलो और धंधा दो, और कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को चंदा क्यों देगी, उसको धंधा चाहिए, और अगर वो चंदा नहीं देगी तो उसको ईडी का फंदा मिलेगा। तो चंदा दो और धंधा लो का ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा साधा समझने का यही तरीका है कि चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, और अगर धंधा लेना है तो चंदा दो, नहीं तो ईडी पीछे पड़ेगा, CID पीछे पड़ेगा। और जब धंधा लेगी तो वो पैसा जो उस पार्टी को चंदा दी है वो आम जनता से वसूलेगी। इसीलिए 5 रुपए का सामान 100 रुपए में मिलेगा और वो 50% उस पार्टी को जाएगा जिस पार्टी के लिए उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। इसमें आम जनता पिस रहा है और फायदे सिर्फ राजनीतिक पार्टी को हो रही है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। ये जनता की कभी नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी की सोचते हैं, वो पार्टी भक्त होते हैं, देशभक्त नहीं। यही काम इलेक्टोरल बॉन्ड को पास करने का था कि अपोजिशन ने भी उतना अपोज नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था, सड़कों पे आ जाना चाहिए था। लेकिन इससे फायदा अपोजिशन पार्टी को भी था क्योंकि चंदा तो उसको भी मिलना था। चंदा हर पार्टी को लगभग मिला है, लगभग हर राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा मिला है। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये गोपनीय रहता है कि किसने कब किस पार्टी को चंदा दिया, ये किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए शायद अपोजिशन ने भी उतना अपोज नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था। लेकिन इसका सीधा साधा फायदा रूलिंग पार्टी को हुआ क्योंकि रूलिंग पार्टी के हाथ में होता है किसी को भी कोई सा कॉन्ट्रैक्ट देना। ये अपोजिशन पार्टी के हाथ में नहीं, वो उसको धंधा नहीं दे सकता। धंधा सिर्फ रूलिंग पार्टी को दे सकता है, जो बीजेपी सरकार ने किया। इसीलिए बीजेपी सरकार ने 2017 में इसको बिल बनाया, इसको एक्ट बनाया, क्योंकि वो चाहती थी कि जो वो चंदा दे रही है
वो खूब चंदा ले और लोगों को पता भी ना चले कि कौन कंपनी कितनी चंदा उस पार्टी को दे रही है, ताकि जब वो धंधा दे तो ये लोगों के बीच पता ना चले कि इसने इतना चंदा दिया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दिया जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे कर रहा था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक शपथ पत्र की तरह एक बॉन्ड पेपर था, जिस पार्टी को चंदा देना है वो एसबीआई के मेन ब्रांच से जा करके इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर ले लेते थे। मिनिमम 1000 और हाई जो था इसका 1 करोड़ का था। इस बीच के जो भी अमाउंट आपको जिस पार्टी को चंदा देना है उतना इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर ले लिया जाता था। आप एसबीआई ब्रांच से लिए और जिस पार्टी को चंदा देना है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर दे दिया जाता था। वो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर को ले करके फिर एसबीआई मेन ब्रांच में जा करके जमा देती और वहाँ से विड्रॉल कर लेती जितने के भी वो इलेक्टोरल बॉन्ड रहते थे। ये था सीधा साधा स्कैम करने का तरीका, चंदा वसूली करने का तरीका। आप ये सोचेंगे कि कोई भी किसी को कितना भी चंदा दे सकता है, इसमें गलत क्या है। आम आदमी भी किसी न किसी संस्था को चंदा देता ही है, पर जब आम आदमी हम आप किसी संस्था को चंदा देते हैं तो उसमें हमें रसीद मिलता है और उस रसीद में हमारा नाम और पता होता है कि कितना अमाउंट किस डेट में किसको और किसने दिया। पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ये छुपाया जा रहा था कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना कब चंदा दिया। यही था स्कैम करने का जरिया कि कोई भी पता ही नहीं चलेगा कि किस कंपनी ने किसको चंदा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उसने 7 साल बाद इसको असंवैधानिक बताते हुए इस इलेक्टोरल बॉन्ड के धंधे को बंद किया। एसबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड की लेन देन हुई है सब की लिस्ट वो पब्लिश करे आम जनता को। ईसीआई वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे वो पब्लिश करे। वो अब पब्लिश है, आप भी जाकर के देख सकते हैं। पूरा लिस्ट है उसमें कि किसने कब और कितना चंदा दिया। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो चंदा वसूला है पार्टी वो है बीजेपी की तरफ। बीजेपी पार्टी ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा वसूला, इसलिए तो उसने 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे ज़्यादा जो बीजेपी ली है वो इसलिए ली है क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है। अगर इसी जगह पे कांग्रेस होती तो सबसे ज़्यादा चंदा कांग्रेस को मिलता, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही तो किसी कंपनी को धंधा दे, वो चंदा क्यों दे? धंधा लेने के लिए। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद जो फ़ायदा हुआ है वो है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी 2 नंबर, और तीसरे पे है कांग्रेस। सरकार को भी जो अपोजिशन में है उसको भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा मिला है। आम आदमी पार्टी को भी मिला है, डीएमके को मिला है, और बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी हैं सबको लगभग कुछ न कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा वसूला है। कुल जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचा गया उसका कुल अमाउंट था 12,769 करोड़। उस 12,769 करोड़ में 6,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिली है, यानी कि 47.5% टोटल में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा मिला। वहीं जो दूसरे नंबर पे टीएमसी है उसको लगभग 1400 करोड़, और तीसरे नंबर पे जो है कांग्रेस उसको लगभग 1200 करोड़, यानी कि कांग्रेस को लगभग 11% और टीएमसी को लगभग 12% मिला। और 47.5% जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा वसूला गया है वो है बीजेपी सरकार के द्वारा। बीजेपी की सरकार हमेशा ये कहती नजर आई है कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें कि किसने किसको कितना चंदा दिया, पर जस्ट इसका अपोजिट हुआ और होता हुआ दिख भी रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसने देश भर में इतने अंधभक्त पैदा कर लिए हैं कि उनको जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो उसको सत्य समझेंगे, जो भी बीजेपी के लीडर कहेंगे उसको वो सत्य समझेंगे। इसी के बारे में अमित शाह से पूछा गया, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उससे पूछा गया कि बीजेपी सरकार को 6,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा वसूला गया है। तो अमित शाह का ये कहना था कि
कुल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से पैसा इकट्ठा किया गया, चंदा वसूला गया, वो 20,000 करोड़ था। तो बीजेपी को 6,000 करोड़ मिला, बाकी 14,000 तो अपोजिशन को मिला है, जबकि ये पूरी तरीका से झूठ। 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। हमारे गोदी मीडिया के एंकर थे, वो भी मुंह में दही जमा के बैठे थे, उनको भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच जा करके अमित शाह को बताए कि 20,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से नहीं चंदा दिया गया है, जबकि उसका आंकड़ा 14,769 करोड़ है, जो 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला है। अमित शाह सिर्फ इसलिए 14 को 20 करके बता रहे थे कि बीजेपी को कम मिला है और ज्यादा अपोजिशन को मिला है, तो इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है बीजेपी में, इससे ज्यादा तो अपोजिशन को मिला है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे। लेकिन सच ये है कि 20,000 करोड़ ना होकर के 14,769 करोड़ है और 47.5% कुल का लगभग आधा बीजेपी सरकार को चंदा वसूला गया है। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है, हमेशा सच की जीत होती है। 7 साल बाद यही सुप्रीम कोर्ट के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को जब उसने बैन किया तो पता चला कि बीजेपी सरकार जनता से झूठ बोल रही है, और अब PCI वेबसाइट से पूरी सच्चाई पब्लिश हो चुकी है। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक जर्नलिस्ट ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, तो उसने ये पाया कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब ब्लू अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ता है तो उसमें कॉर्नर पे कुछ डिजिट दिखते हैं, जबकि बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि किसने किसको कब कितना चंदा दिया, जबकि उस डिजिट से सरकार ये पता कर सकती है कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया। और ये अपोजिशन को पता नहीं चलना था, ये आम जनता को भी पता नहीं चलना था, ये सिर्फ पता चलता तो बीजेपी सरकार को, रूलिंग पार्टी को। ये भी झूठ संसद के बीच में बोला गया कि ये बॉन्ड पेपर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर से गोपनीय रहेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। ये बीजेपी सरकार के लिए एक हथियार था अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अपोजिशन को किसने कितना चंदा दिया ये बीजेपी सरकार जान सकती थी, और जब जांच जाती कि इसने कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को इतना चंदा दिया है तो उस कंपनी के पीछे ईडी का फंदा लगना तय था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी सामने आई है बात, हम आपके लिए सीख है कि कभी भी राजनीति पार्टी के लिए आपस में भेदभाव ना रखें, आपस में झगड़े नहीं, कभी भी हिंदू मुसलमान ना करें, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। वरना ये राजनीति पार्टी आपस में एक ही थाली के सब चट्टे बटे हैं, सबको सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चिंता है, अपने पद की चिंता है, अपने पार्टी की चिंता है, ना कि जनता की चिंता है, ना कि देश की चिंता है। अगर देश की चिंता हुई होती तो ये कभी भी उस बड़े बड़े जो कंपनी है उनसे चंदा लेकर धंधा नहीं देते, धंधा उसी को देते जो जेन्युइन कंपनी थी। जबकि कई ऐसे कंपनियों को इसी बॉन्ड के जरिए, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिसने चंदा दिया है, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं थी, और बाद में ये हुआ कि कई ब्रिज गिरे और फिर मटेरियल में उसने कंप्रोमाइज़ किया। और जब मटेरियल में कंप्रोमाइज़ करेगा कोई भी कंपनी तो उसका सीधा साधा खामियाजा जनता को भुगतना होगा। जब वो ब्रिज गिरेगी तो जनता का पैसा जाएगा, जनता को नुकसान होगा। इसमें राजनीति पार्टी के लिए आप अपना रिलेशन खराब ना करें, आप अपना दोस्ती खराब ना करें, अपने धर्म के आधार पर कभी भी ये ना देखें कि ये पार्टी हमारे धर्म के बारे में बात करती है तो हम इसे वोट करेंगे। वो चाहती है कि जनता धर्म के आधार पर बटी रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे, लोग आपस में भेदभाव करते रहें, लोग आपस में लड़ते रहें, ताकि राजनीतिक फायदा वो उठा सके। तो आने वाले आगामी चुनाव में उम्मीद करते हैं कि आप विकास के नाम पर वोट दीजिएगा। जो इस देश में हुआ है, वाकई जो विकास हुआ है उस पर वोट दीजिएगा, ना कि मंदिर मस्जिद पे, ना कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे को देखते हुए।